अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स के हवाले से। हेनरी फ्यूल उसने ये प्रिंसिपल दिए थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का कंट्रीब्यूटर था, थिंकर था। हेनरी फ्यूल का ताल्लुक फ्रांस से था, वो एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने सजेस्ट किए थे 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो कि टॉप मैनेजमेंट के लिए थे। हमने जो पिछली थ्योरी डिस्कस की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके जो कंट्रीब्यूटर थे उन्होंने कहा था कि वर्क फोर्स के जरिए, लेबर के जरिए हम कैसे एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। लेकिन जो फ्यूल का फोकस था, कंसर्न था, वो टॉप मैनेजमेंट के हवाले से था। तो वो कौन से हैं 14 प्रिंसिपल्स? वो 14 प्रिंसिपल की लिस्ट है ये। डिवीजन ऑफ वर्क से लेके एस्पिरिट डी कास्ट तक ये 14 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं हेनरी फ्यूल के। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और इनका मकसद जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट। यानी कि अगर हम काम को असाइन करें स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उन एम्प्लॉइज को, उन बंदों को हम असाइन करें जिसमें वो स्पेशलिटी रखते हैं, जिसमें वो स्किल्स रखते हैं, जिसमें वो काबिलियत रखते हैं, तो काम में और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी और ज़्यादा आउटपुट आएगा। एक फाइनेंस का बंदा है, हम उसको फाइनेंस की असाइनमेंट देंगे तो वो और आसानी से कर सकेगा, उसकी दिलचस्पी और ज्यादा उसमें बढ़ेगी और पैशनेटली वो काम कर सकेगा क्योंकि उसको काम आसानी से समझ आएगा। इसको हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी कह सकते हैं कि सही बंदे को सही काम दिया जाए तो वो और एफिशिएंसी से काम करेगा और ज्यादा आउटपुट देगा। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी को हम कहते हैं कि हम किसी शख्स को, किसी एम्प्लॉय को पावर दे दे या हम उसको ये हक दे दे कि वो ऑर्डर्स दे या कोई फैसले ले सके ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको अथॉरिटी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ की पोजीशंस होती हैं जो अहम फैसले करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो वो अहम फैसले नहीं कर सकेगी। इसलिए हेनरी फ्यूल ने कहा कि आप अथॉरिटी दें लोगों को ताकि वो उनका इस्तेमाल करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में डिसीजंस ले सके। और तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोड्स हैं, कोड्स ऑफ बिहेवियर हैं, तो उनको ओबे करना चाहिए एम्प्लॉइज को। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी ये चीजें बनाई हुई हैं उनका कुछ ना कुछ मकसद होगा। या तो एम्प्लॉइज को उन्होंने बाउंड किया होता है या एम्प्लॉइज को वो एक क्यू में ले आते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हवाले से डिस्टर्ब ना हो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो उनको, उन एम्प्लॉइज को फॉलो करनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म की डिस्टरबेंस ना हो, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करे। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिसिप्लिन। और चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मकसद है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यानी कि जो भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जब उनको ऑर्डर्स मिल रहे हो किसी काम के लिए, कोई काम कंप्लीट करना हो उनको, तो उनका सिर्फ एक ही बॉस हो या एक ही बंदा हो या एक ही सुपीरियर हो जिसकी तरफ से उनको ऑर्डर्स मिले। अगर बहुत सारे बंदे उनको ऑर्डर्स देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज का जो भी उनको ऑर्डर दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर की तरफ से आए, एक बॉस की तरफ से आए, एक अथॉरिटी हो उनके ऊपर जिसकी तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन मिले या ऑर्डर मिले, तो वो समझने में और काम करने में उनको आसानी होगी। पांचवा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। जैसे हम यूनिटी ऑफ कमांड में कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज का एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही अथॉरिटी की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स मिलने चाहिए, वैसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए जिसको जिसको फॉलो करके या जो गाइड करे मैनेजर्स को और वर्कर्स को, और उसको फॉलो करके वो आगे काम कंप्लीट करें। अगर एक से ज्यादा प्लान ऑफ एक्शन होंगे तो एम्प्लॉइज और मैनेजर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको इस चीज का पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले कंप्लीट करना है, कौन सा बाद में कंप्लीट करना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की वजह से इस चीज की आसानी होगी कि मैनेजर्स और वर्कर्स अच्छे से चीजों को समझेंगे और उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और जो छठा प्रिंसिपल है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं या वो रखते हैं, तो उनको सबऑर्डिनेट कर दें, उनको मातहत कर दें। किसके? जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट कंप्लीट होगा सक्सेसफुली तो उन
इंडिविजुअल्स का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है या सब जो एम्प्लॉइज का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट करने में लग जाएंगे तो जो जनरल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो रह जाएगा। अगर वो रह जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स या जो जो चीजें उन्होंने डिसाइड की हुई है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन शायद प्रॉफिट ना कमा पाए। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी होगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज की नाकामी है, क्योंकि एम्प्लॉइज को वो बेनिफिट, वो शेयर नहीं मिलेगा जो उनको ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होने के बाद मिलता। अगर ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो जाती है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में तो इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो इसलिए फ्योल ने कहा कि जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो अपनी इंटरेस्ट को मातहत कर दें, यानी कि सेकंड कर दें। उनकी जो अपनी इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी हो जाए, पहला इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए जिसको वो अचीव करें। और सातवां प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन। इसको हम इस तरह से बयान करेंगे कि जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो उनको वेजेस मिल रहे हैं वो फेयर होने चाहिए उनके सर्विसेज के रिटर्न के हिसाब से। यानी कि जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको मिलने चाहिए, और अगर उस हिसाब से उनको मिलेंगे तो वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और आगे चल के और ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। सेंट्रलाइजेशन, बैलेंसिंग सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होना चाहिए टॉप से, और एम्प्लॉइज को भी डिसीजन मेकिंग में जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए, या उनको भी ये हक देना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और तरीके से अगर हम इसको बयान करेंगे, सेंट्रलाइजेशन का कभी कभी ये भी मकसद होता है कि ऑल पावर्स शुड रिमेन इन द सेंटर। लेकिन यहाँ पे हम इसका मकसद ले रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बैलेंस सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, टॉप से शुरू होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी इस चीज का हक मिलना चाहिए कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। स्केलर चेन है, स्केलर चेन हम इनको हायरार्की भी कहते हैं स्केलर चेन को, कि देयर शुड बी रिपोर्टिंग फॉर्म फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड ऑर्डरिंग फॉर्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि जब भी कोई हुक्मनामा ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो टॉप से बॉटम के लिए आता है। कोई चीज इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो टॉप से हुक्म आता है और बॉटम तक जाता है। अगर कोई चीज रिपोर्टिंग फॉर्म में हो रही हो तो वो लोएस्ट रैंक से शुरू होती है, ऊपर जाती है। जैसे हम कह सकते हैं एक असिस्टेंट हो गया, वो रिपोर्ट करेगा किसको, मैनेजर को, मैनेजर आगे दूसरे मैनेजर्स को जो उसके ऊपर होंगे, वो इस तरह से ये हायरार्की टॉप मैनेजमेंट तक चली जाएगी। और जब वहां से कोई ऑर्डर आएगा तो टॉप मैनेजमेंट पहले नीचे वाले को ऑर्डर करेगी, वो उसके और नीचे वाले को करेगा, ये फिर टॉप टू बॉटम आ जाएगी। इस तरह की एक कंप्लीट चेन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इससे स्मूथली वर्क होता है और ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं होती। Scalar chain is a chain of all supervisors from the top management to the person working in the lowest rank, यानी कि ऊपर से नीचे तक आती है ये। और उसके बाद जो 10th हो गया वो ऑर्डर हो गया। अगर हमें लोगों की या मटेरियल की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, या जब भी हम उनका ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो राइट प्लेस पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए। सही वक्त और सही जगह पे जो है उन चीजों का जो है मौजूद होना जरूरी होता है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। और इसके अलावा 11th जो है वो इक्विटी है, कि देयर शुड बी इक्वलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रीट करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है या उनकी ट्रीटमेंट जो उनके साथ हो वो काइंड एंड फेयर हो सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ। ऐसा ना हो कि कुछ के साथ मैनेजर अच्छा चल रहे हो और कुछ में डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो। इससे एक डिस्करेजमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज में, और उनकी जो दिलचस्पी है, काम में इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है। वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि कुछ को ज्यादा अटेंशन मिल रही है और कुछ एम्प्लॉइज को इग्नोर किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक इक्विटी का सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबको काइंड और फेयर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और हमारा 12वां जो हो गया है वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल हो गया। इसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसको प्लानिंग करनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज अवेलेबल हैं उनकी फौरन से रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर एक बंदा रिटायर हो रहा है, एक एम्प्लॉय जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है या कोई और वजह है,
जो उसकी वैकेंसी है उसको जल्दी से रिप्लेस किया जाए, उस बंदे की रिप्लेसमेंट आनी चाहिए, उस वैकेंसी को जल्दी से फिल करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्बेंस में ना आए, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी है टेन्योर ऑफ पर्सोनेल की। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का काम डिस्टर्ब होगा और वो उनको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्लीट करने में थोड़ी मुश्किलात होगी। और 13 है हमारा इनिशिएटिव, जो भी हमारे साउंड एफर्ट्स ले रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज, उनको फौरन से इनिशिएट करना चाहिए, उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए उन चीज़ों में। इनिशिएटिव्स जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉइज की तरफ से आ रहे हैं, जो भी साउंड है जो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में होते हैं, उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा 14th प्रिंसिपल हो गया स्पिरिट डिकाप। स्पिरिट डिकाप का मतलब है देयर शुड बी अ टीम वर्क, देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनमें एक हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे वो काम करें एक होके। अगर वो एक होके एक टीम में जुड़ के काम करेंगे तो उनमें यूनिटी भी पैदा होगी और वो काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस टीम स्पिरिट को भी प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में एम्प्लॉयज को डिवाइड करके उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेहतर से काम कर सकें। ये 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया।